अजीब दास्तां है ये भाग 11। मस्त झूम रहे थे दोनों ही उस सुमधुर संगीत पर कि अचानक गाना लगा और सब नाचने लगे। वैसे भी हर कोई वहां ड्रिंक ले झूम ही रहा था। इधर अविनाश और श्रुति पर भी डांस और पहले प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा था कि पूछिए मत। दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देने पर आतुर थे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इधर श्रुति सोच रही थी कि कब ये थकेगा और हार मान बैठ जाएगा, और अविनाश इस इंतजार में था कि ये लड़की खुद ही आगे से आ कहे कि अब बस। नाचते नाचते अचानक अविनाश को एक लड़की का धक्का लगा और वो लड़की गिरते गिरते उसकी बाहों में आ गई। लड़की भी पियक्कड़ थी और पूरी नशे में धुत थी। उसने अविनाश को देखा और देखती ही रह गई। उसकी हाथों के सुहाग की चूड़ियों से लग रहा था अभी अभी शादी हुई है। कुछ देर वो दोनों ऐसे पोज में थे मानो शाहरुख और काजोल एक दूसरे की बाहों में हो। श्रुति को ऐसा गुस्सा आया जैसे काट खाएगी दोनों को। जल्दी से ऐसी चोटी काटी अविनाश को कि वो लड़की अविनाश की बाहों से निकल क्या फिसल सीधे डांस फ्लोर पर जा गिरी। उसके गिरने से ऐसे धप आवाज हुई कि सबकी नजरें वहीं गड़ गई। वो लड़की अब भी अविनाश को मदद के लिए आशा भरी निगाहों से देख रही थी, और इधर अविनाश चूटी काटने से दर्द से कराह रहा था। श्रुति ने अपने दोनों हाथों से इस लड़की को उठाया और संभाला भी। उसे ऐसे गिरी हुई हालत में देख उसका हस्बैंड भी भागते भागते आ गया और संभाला अपनी पत्नी को। तुम ऐसे कैसे नाचते नाचते गिर गई डार्लिंग? भाई साहब, शायद आपकी पत्नी पहले से ही गिरी हुई है, श्रुति ने जवाब दिया। इतना हंगामा होते हुए भी उस लड़की का सारा ध्यान सिर्फ अविनाश की ओर था और अविनाश का अपने हाथ को संभालने में। सब रफा दफा हुए तो ये नया जोड़ा मानो फिर झगड़े पे उतारू हो गया। इतनी जोर से कोई चूटी काटता है क्या? तुम में जरा सी भी अकल नहीं है क्या? छिपकली कहीं की। अविनाश को काफी दर्द हो रहा था। हाँ, मैं छिपकली, और तुम क्या हो? गिरगिट कहीं के। पल पल रंग बदलते रहते हो, कभी मुझे बाहों में, और मैं जरा क्या पलकों से दूर हुई तो किसी और को बाहों में ले लिया। श्रुति फटने को उतारू थी। अब कोई खुद आके मुझ पर गिर पड़े तो क्या उठाना एक आम आदमी का फर्ज नहीं है भला? अविनाश ने बात संभाली। हाँ, इस पूरे फ्लोर पर उस नशीली पियक्कड़ को एक तुम ही तो मिले थे भिड़ जाने को। भीड़ी तो भीड़ी, तुम्हारी बाहों में भी उसे अपने आप आना था, और तो और तुम्हारी बाहों में आकर उसे ऐसे पोज लेने की जरूरत क्या भला? श्रुति की बातों से जलन साफ झलक रही थी। जाने दो, ये सब मर्द एक जैसे होते हैं, जहाँ जगह मिली वहाँ फिट होने को देखते हैं। मौका मिला नहीं कि इनकी लाट टपकने लगती है। कहना क्या चाहती हो तुम कि मैं फ्लर्ट कर रहा था उस महिला के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आती श्रुति? अविनाश को अब गुस्सा आ गया। नहीं, लाज शर्म बस मुझ में ही होना चाहिए, तुम आदमी लोगों में नहीं ना। हम यहाँ हाथों में सुहाग की ये भारी भारी चूड़ियां पहने, फिर ये सर में मांग भर सारी दुनिया को दिखाएं कि भाई साहब अब ये प्लॉट किसी और के नाम बुक हो गया है। इतना ही नहीं, ये गले में मंगलसूत्र घंटों पहने रहो, जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने गले में पट्टा डाल लिया करता है। और इतना प्रतिव्रता होते हुए भी आगे से रिजल्ट क्या मिले तो अपना पति किसी और की बाहों में है। तुम्हारी इस मोटी सी अक्ल में क्या गोबर भरा हुआ है? और उस गोबर से क्या दिन रात उपले बनाती रहती हो? थोड़ा सा प्यार से क्या बर्ताव कर लिया, तुम तो हावी हो गई मुझ पर यार। क्या क्या और कैसे कैसे गंदे गंदे इल्जाम लगा दिए मुझ पर। मुझे लगा था कि जो हम में हुआ उससे हमारे बीच की दूरियां कम होंगी, जरा सा प्यार और बढ़ेगा, हम और करीब आएंगे, लेकिन यहाँ तो तुम। हाँ, क्या मेडल देना चाहिए तुम्हें कि आपने मेरा भ्रष्ट कर दिया? श्रुति ने गुस्से से कहा। क्या भंग कर दिया है? जैसे मेरा कुछ भ्रष्ट ही नहीं हुआ। मैं भी तो कुंवारा था ना तुमसे ये सब करने से पहले। हे भगवान, मुझे लगा था कि जो हुए हमारे बीच वो प्यार होगा, इकरार होगा, इजहार होगा, नई जिंदगी की नई शुरुआत होगी, पर तुम तो अपने ही भ्रम बना लिया है, और ऊपर से ये अपना पसीने से बदबूदार जैकेट पहना दिया मुझे। क्यों ना पहनाओ भाई, बीवी हो मेरी। मेरा फर्ज है कि अगर यहाँ के सब तुम्हें ऐसे सियार की नजरों से ताड़े तो उन नजरों से तुम्हें बचाऊं। क्या गलत किया? तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत क्या है? अविनाश ने भी मोर्चा संभाला। हाँ, तुम्हारी मोना बिकनी में कुल्लम खुल्ला रायता फैलाए तो हजारों लाइक्स, और मैंने थोड़े ढंग के कपड़े क्या पहन लिए तो सारी दुनिया सियार।
क्या रौब जमा रहे हो अपने पति होने का? यही कपड़े गर्लफ्रेंड पहने तो ऑसम, और बीवी पहने तो वो सबके सामने बॉडम। डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन। 5 फीट दूर रहना मुझसे। छुआ भी मुझे तो नोच खा जाऊंगी तुम्हें और डकार भी नहीं लूंगी। श्रुति को रोना आ गया। अब ऐसा क्या तूफान टूट गया तुम पर जो अब रो रो कर तमाशा करना है तुम्हें? अविनाश ने नरमाई से लिया। श्रुति को चढ़ गई थी और अब खाने के नाम ले जोरों की भूख लग रही थी। कहा कितना निर्दय दिल है तुम्हारा। हाँ, एक तो मैं 7वें आसमान में थी कि हमें जो कुछ हुआ उसे लेकर मुझे एक पल लगा कि तुम्हें मैंने जीत लिया, जैसे मेले में रिंग डालकर कोई टेडी जीत लेते हैं। फिर वो सब करके लगा जैसे हम सच्ची में भगवान की मर्जी से एक हुए हैं। और तुम गौर से देखो इस आदमी को, दिल तोड़ दिया मेरा तुमने। अविनाश उसे कमरे में ले आया और खाना जल्द मंगवाया। श्रुति अब भी बड़बड़ाए जा रही थी। अविनाश ने उसे बेड पर बिठाया और खाने के लिए कुछ बिस्किट दिए। खाना आ रहा है श्रुति, बस 5 मिनट रुको। मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी रुक सकती हूँ पोंगे। कैसे नहीं दिखता तुम्हें मेरा प्यार? हाँ बोलो। जब भी तुम्हें उस मोना के ख्यालों में डूबा देखती हूँ तो यहाँ सीने में दर्द होता है। तुम्हें नहीं पता चला? मेरी चाल देखकर मम्मी समझ जाती है कि मैं अब तक कुंवारी हूँ। क्यों तुमने इतने महीने लगा दिए इस दूरियों को मिटाने में? मैं अच्छी नहीं लगती तुम्हें? ठीक ठाक ही हूँ ना दिखने में? मुझे उस तुम्हारी एक्स की तरह ज्यादा सजना संवरना भी तो नहीं आता, पर मैं सीख लूंगी ना दीपू। तुम तुम्हारे लैपटॉप का पासवर्ड बदल दो ना। तुमने जो मोबाइल में अपना एक फोल्डर बनाया है ना, जिसमें तुमने मोना के साथ बिताए सारे पल लिख के रखे हैं तारीख के साथ, वो डिलीट कर दोगे? तुम आज भी उसी रास्ते से गुजरते हो ऑफिस जाते समय जहां उसका घर आता है। मेरे साथ हंसते बोलते हो और अचानक कुछ सोच उदास हो जाते हो। मुझे सब समझ में आता है दीपू। पहला प्यार नहीं भुलाया जाता है ना जिंदगी में, लेकिन प्यार को संजोकर दिल के एक कोने में तो रख सकते हो ना। उस कोने को मत याद करो। तुमने जब मुझे पहली बार छुआ ना तो ऐसा एहसास हुआ ना कि जो पहले कभी नहीं हुआ। दिल से हमने तुम्हें अपनाया दीपू। तुमने प्यार करते वक्त भी उस मोना का नाम ले लिया। श्रुति फूट फूट कर मानो रोने लग गई। मुझे बहुत बुरा लगा था इस बात का। मैंने कहा था ना कि कोई जल्दबाजी नहीं, पर बह निकले हम दोनों। मुझे राहुल से कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन लगा था कि शादी के बाद जरूर हो जाएगा। तुम अब भी उसे याद करते हो? नहीं कह पाती मैं, पर बुरा लगता है ना अविनाश। पूरे होकर भी अधूरे क्यों हैं हम? हाँ क्यों हैं? अविनाश भाप गया। बड़ा बुरा लगा उसे। मेरी इतनी छोटी छोटी बातों को इस लड़की ने पकड़ भी लिया और समझ भी लिया, पर कभी जताया नहीं। बात तो सही ही कही थी श्रुति ने। मैंने कहा मोना को अभी तक अपनी जिंदगी से निकाला था, अब भी उसकी दी हर एक चीज संजोए रखी थी। लेकिन इन सब से श्रुति को इस बात का पता चल रहा है, इस बात से वो अनजान था। आज अगर नशे की हालत में श्रुति ये सब ना कहती तो वो न जाने कितनी ही बार उसका दिल तोड़ता रहता। आज अनजाने में भी सब करते समय मेरे मुंह से मोना का नाम निकला। अविनाश को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। खाना वेटर अंदर ले आया और अविनाश ने देखा कि श्रुति बिना खाए ही गहरी नींद में सो गई थी। कितनी देर तक उसका मासूम चेहरा वो निहारता रहा। उसके चेहरे पर एक दर्द की छटा थी और रोकर आंसू सूख गए थे चेहरे पर। अविनाश के आंखों में भी आंसू छलक आए। कुछ तो खिचड़ी पक रही थी उसके दिमाग में। अब वो जो करने वाला था, जिससे दोनों की जिंदगियां बदलने वाली थी। आने वाली सुबह दोनों के जीवन में एक नई किरण लेके आने वाली थी। अविनाश ने तय कर लिया था कि अब जब भी इसको ड्रिंक पिलाऊं तब श्रुति ऐसा कुछ न बोल पाए। इसकी जुबान से मेरा प्यार ही बसेगा। आखिर श्रुति का ये नया रूप जो उसने देख लिया था, अनजाने में ही सही, पर प्यार तो झलका ही था। अब उसका प्यार का इजहार करना बाकी था, जो जल्द ही होने वाला था। बस भगवान की भी यही मर्जी रहे तो ठीक, या फिर आने वाली सुबह क्या दिखाने वाली थी कौन जाने। पहली बार अविनाश श्रुति को देखते देखते ही सो गया। सुबह श्रुति की नींद जल्दी खुल गई। बेचारी कुछ न खाते ही सो गई थी। उठकर सबसे पहले आंखें खोली तो सामने उसने अविनाश को योगा करते हुए पाया। उसने मन ही मन सोचा कि हाय, यहाँ लोग ऐसे मस्त जगह पर क्यों आते हैं, ताकि हमारी दिन भर की जो आदतें हैं उसे हम भूलकर जरा कुछ और सोचें। क्या तूफान आ जाएगा जो एक दिन नहा नहीं लिया तो?
क्या तूफान आ जाएगा अगर एक दिन जल्दी ना उठ कुछ देर यूं ही सो जाए? क्या हुआ जो योगा नहीं किया तो? क्या इसकी एक हड्डी कहीं गुम हो जाएगी या फिर इसकी नसें शरीर में हड़ताल कर देंगी? अब तो ना ऑफिस की झंझट, ना ही घर वालों की बातें और ताने हैं। बस खाओ पियो और ऐश करो और भूल जाओ कुछ पल के लिए इस दुनिया और दुनियादारी को। पर एक ये मेरे पतिदेव हैं महाशय, एक दिन ऐसा नहीं है कि जल्दी नहीं उठेंगे। बस अलार्म की तरह जिंदगी बनाई रखी है। आज भी सुबह जल्दी उठा होगा ये पोंगा। कितना मन करता है कि इस प्राणी को इज्जत दूं, इनके चरण छू रोज आशीर्वाद लूं, कह दूं भगवान से कि मेरे पति देवता की सारी बलाएं मुझे दे दो और इन्हें हंसता खिलखिलाता रखे। पर इसका मुंह देख के फीलिंग आती ही नहीं अंदर से। मन ही नहीं करता कि प्यार की बातों से इसकी दासी बनी रहूं। प्यार तो बड़ा आता है दिल में, मन से भी लाड दुलार आता है, पर बस सपने में ही। हकीकत में तो ऐसा लगता है जैसे सामने कोई डायनासोर योगा कर रहा है। लोग इस उम्र में सिक्स पैक बनाते हैं, सलमान खान को अपना आइडल मानते हैं। एक ये मेरा पीस है जिसे रामदेव बाबा ने प्रेरित कर रखा है। शुक्र है उसके जैसे कपड़े पहने दिन रात घूमता नहीं है। कल रात कितना झगड़ा किया मुझसे। हाँ यार, अभी अभी थोड़ा याद आ रहा है मुझे। झगड़ा तो हुआ हमारे बीच, लेकिन किस बात पर हुआ ये याद नहीं आ रहा। हाँ, मोना ही होगी उस झगड़े की फसाद। क्या क्या नहीं किया इसे रिझाने के लिए, लेकिन ये कुछ तो पल प्यार की बातें करे तो ना। बस पीने को दे दे तो क्या इसे प्यार समझे? लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे शरीर में पेट ही ना हो। जादू की तरह बस सीना और कमर काम कर रहे हैं। पेट तो जैसे है ही नहीं मेरे शरीर में। श्रुति ने दोनों हाथ पेट पर रखे और उसे याद आया कि कल रात से उसने कुछ खाया ही नहीं है। नहीं! श्रुति ऐसे चिल्लाई जैसे कोई भूत देख लिया हो। अविनाश को डर के मारे अटैक आना बाकी था। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? डरना नहीं, अविनाश ने उसके पास आते हुए कहा। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ। बोलो, कौन आया था इस भूत को डराने उसी के सपने में? अविनाश ने हंसते हुए कहा। अगर चिल्लाओगे नहीं तो बता दूं क्या? श्रुति ने धीरे से कहा। हाँ हाँ, बोल सकती हो मुझे जो बोलना है। मेरा कुछ गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। कल रात को था पर अभी नहीं है और मैं उसके बिना जी नहीं सकती। अच्छा, कहाँ रखा था तुमने जो अचानक गायब हो गया? यहीं कहीं होगा, दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा। अविनाश ने चादर झटकते हुए कहा। तुम भी ना बड़ी भुलक्कड़ हो, अपनी एक चीज जगह पर नहीं रखती। आखिर था क्या ऐसा जो इतना रोने जैसा चेहरा बनाया है तुमने? अविनाश अब भी वो चीज ढूंढ रहा था। मुझे भूख लगती है तो बड़ा रोना आता है। अब तो मुझे जब से पता चला है कि मैंने रात को खाना नहीं खाया तो और भी रोना आ रहा है। हाँ तो उसमें क्या है, मैं अभी नाश्ते का ऑर्डर दे देता हूँ। बताओ क्या ऑर्डर करूँ? पाव भाजी या डोसा खाना है तुम्हें? लेकिन पहले तुम्हारी खोई हुई चीज तो ढूंढ ले। क्या गुम हुआ है तुम्हारा? अविनाश ने प्यार से कहा। मेरा पेट खो गया है दीपू, मैंने रात से कुछ नहीं खाया। पेट अंदर चले गया है, नहीं गायब ही हो गया है बिल्कुल। तुम्हें यकीन नहीं आता तो देखो मेरा पेट, दिख रहा है तुम्हें? श्रुति ने अपना टी शर्ट उठा अविनाश को अपना पेट दिखाया। उसका गोरा गोरा पेट देख अविनाश को हंसी आ गई। पेट कभी गायब होता है क्या भला? मेरी बीवी और उसकी ये हरकतें। हाँ भाई, पेट तो बिल्कुल नहीं यार तुम्हारे अंदर। मुझे तो लगता है कि मेरा हाथ तुम्हारे बदन से आर पार हो जाएगा। अविनाश ने उसे छूते हुए कहा। अविनाश को ऐसे फ्लर्ट करते हुए देख श्रुति ने तुरंत उसका हाथ झटका। तुम तो रात को खा पी कर सो गए और मुझे ऐसे भूखा रखा और अब प्यार जताए जा रहे हो। देखा मैंने उस मेज पर खाने की डिशेस ऐसे ही पड़ी हुई हैं। हाँ, डिशेस तो दिख गई श्रुति तुम्हें, लेकिन मेरी थाली दिख रही है क्या? जरा वो भी तो चेक कर लो तुम, अविनाश ने कहा। श्रुति ने देखा तो उसे पता चला कि खाना वैसा का वैसा ही है। उसने खाना नहीं खाया तो अविनाश ने भी खाना नहीं खाया था। श्रुति को ये सब देख एक पल लगा कि जाके चूम ले उसको, लेकिन फिर आदत से मजबूर बोल ही पड़ी। नहीं खाना था तो ये खाना फ्रिज में ही रख देते, सुबह इसी को नाश्ता समझकर खा लेते। चलो कोई नहीं, अब कुछ ऑर्डर मत करो, ये सारी चीजें हम अभी खा लेते हैं। वैसे भी ठंड है, कहाँ खाना बासी हुआ है, सब अच्छा है, बस रोटी नहीं मंगवा लो, श्रुति ने बड़े प्यार से कहा। ओए गंगूबाई, मुझे नहीं खाना रात का खाना, मैं अपने लिए पाव भाजी मंगवा रहा हूँ।
तुम्हें भी ये खाने की कोई जरूरत नहीं। क्या सोचेंगे होटल वाले कि यहाँ रूम में भी घर जैसी कंजूसी चल रही है। अविनाश ने जल्दी से फोन कर रूम सर्विस को बुला भेजा। आज घर पर होते तो इतने महंगे खाने को फेंक देते क्या? कुछ न कुछ जुगाड़ तो कर ही लेते हैं ना। ऐसा समझो घर में ही है, बस 2 मिनट लगेंगे मुझे ब्रश करने में और नहाने को। आते ही ये सारी चीजें मैं खा के गायब कर दूंगी। पेट को तो संभाल नहीं पा रही हो, पल पल में गायब कर देती हो और चली बड़ी खाना गायब करने। अविनाश ने उसे टोका। आना जरा देर से नहा के, मैं ही इस खाने को गायब करता हूँ। रूम सर्विस आने को जरा सी देर हो गई। उसके आते ही अविनाश ने रात की सारी चीजें ले जाने को कहा। वो वेटर सब ले जा ही रहा था कि श्रुति झट नहा के आ धमकी। अरे अरे भाई, खाना है हमें ये, आप ऐसे ले जाके मत फेंको भैया। कैसा लगेगा ऐसे अन्नपूर्णा का अनादर करना? अगर हमारे घर पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। खाना ही तो है और बासी भी नहीं हुआ और आप इसे ले जाके फेंक ही दोगे। उससे अच्छा मैं अकेली खा लेती हूँ। चुप करो श्रुति और उन्हें उनका काम करने दो। मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, बस 10 मिनट में आ जाएगा। तुम्हें और कुछ चाहिए तो मंगवा लो रूम सर्विस से। मुझे अब गुस्सा मत दिलाओ और चुपचाप ये खाना ले जाने दो। अविनाश आंखें दिखा नहाने चला गया। कुछ एटिकेट्स दिखाओ तुम, घर नहीं है ये। जाते जाते ताना भी मार गया। एटिकेट्स दिखाओ जैसे हम गांव के गवार ही हैं। रिजॉर्ट में है तो क्या, खाना तो वही खा रहे हैं। रूम जितना भी महंगा हो, खाना तो बनाने वाला इंसान ही है ना। अब आप ही बताओ भैया, होटल से घर खाना मंगवाते हैं हम कभी, तो बचा हुआ खाना क्या फेंक देते हैं भला? अच्छा हो तो खा ही लेते हैं ना। हाँ मैडम, बिल्कुल खा लेते हैं, ऐसे फेंक कर पाप थोड़ी ही करते हैं। रूम सर्विस वाले भैया ने कहा। कहाँ के हो भैया? बोली भाषा से तो हमारे इधर के लग रहे हो आप। श्रुति ने कहा। हाँ मैडम, संबलपुर से हैं हम, यहाँ जॉब करने के लिए रुके हैं। अच्छा, तो ज्यादा दूर के नहीं, आप तो पास के ही हो भाई। एक काम करो भैया, अगर बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं मैडम जी, बोलिए ना। ये मैडम गई बाहर में भैया, दीदी बोलो दीदी। ये सब खाना आप गरम करके खा लेना और चाहिए तो मैं इसके लिए आपको पैसे भी दे देती हूँ, पर फेंकना मत। नहीं दीदी, मैनेजर बड़ा ही सख्त है, बिल्कुल खाने नहीं देगा, नहीं तो ऐसा खाना मैं 2 दिन तक खाते रहूं। अच्छा, तो एक काम तो कर ही सकते हो मेरे लिए। बोलिए ना दीदी, आप बड़ी अच्छी हैं और हमारे गांव की तरफ की, आप जो बोलेंगे वो करूंगा। इस खाने को ले जाकर गरम करके लाओ और साथ में इस राइस को तड़का देकर ले आओ। बगारे चावल तो मेरी माँ ऐसा बनाती थी कि हाथ चाटते रह जाओगे। और साथ में पार्सल के पैकेट्स ले आओ अगर हो सके तो। फिर देखो मैं क्या करती हूँ। अभी ले आया दीदी, मैं सब गरम करके ले आता हूँ और किसी को शक भी नहीं होगा। वेटर गया और सब चीजें गरम करके ले आया। अविनाश भी फ्रेश हो बाहर आ गया। उसे खाना दिखा नहीं, इसलिए बड़ा अच्छा लगा। कुछ देर में दोनों तैयार हुए और नाश्ता भी आ गया। जब खाना आया तो अविनाश देख हक्का बक्का रह गया। वेटर ने पाव भाजी के साथ बगारे हुए चावल और रायता, जूस और आलू पूरी भी ले आया था। उसने अपने मन से रोटियां बदलकर गरम ताजी रोटी भी लाई थी। दीदी भर पेट खाइए और किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिएगा। हम 10 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। वेटर बोलकर निकल लिया। श्रुति ने उसे रोका और रूम में ही बिठा लिया। अभी तो आप इसमें से आधा, एक तो यहीं हमारे साथ बैठकर खाइए, नहीं तो मैं पार्सल दे रही हूँ इन बॉक्सेस में, उसे अपने साथ ले जाकर अभी खा लीजिए। किसी ने टोका तो कहिए कि मैंने दिया है और साथ ये टिप भी ले जाइए। श्रुति ने अपने पास से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। उसके चेहरे पर जो खुशी झलक रही थी वो साफ दिख रही थी। आज अगर आपके जीजा एटिकेट्स नहीं रखते ना तो साथ में हम खा रहे होते ये नाश्ता भैया, लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी वो है, सो आप जाके चुपचाप खा लो ये सब। वेटर को श्रुति की हमदर्दी और अपनापन बड़ा अच्छा लगा। चलते हैं दीदी, यहीं कहीं है, कुछ लगा तो नाम बताइएगा विलास। हाँ हाँ भैया, आते रहना। अविनाश ये नौटंकी देख ही रहा था। कितने में पटाया उस नौकर को श्रुति तुमने, और अच्छा किया जो तुमने ये फ्राइड राइस भी ऑर्डर कर दिया, मैं आलू पूरी भी खाऊंगा। अविनाश के मुंह में पानी आ रहा था। हम लोगों को पटाते नहीं हैं, बस अपनापन और प्यार से अपना बना लेते हैं। और ये फ्राइड राइस नहीं, बगारे चावल हैं जो तुम्हारे एटिकेट्स में तो बैठते ही नहीं होंगे। आप पाव भाजी ही खाओ। नहीं, मैं रात का भी खाऊंगा। अविनाश ने सब थाली में ले लिया। आ गया पोंगा अपनी लाइन पे।
बड़ा आया एटिकेट्स दिखाने। कुछ कहा श्रुति तुमने? अविनाश ने मानो उसकी मन की बात सुन ली हो। फ्राइड राइस लो ना। और श्रुति चावल खाने का आनंद ले रही थी। 2 दिन पागलों की तरह अवि और श्रुति ने पूरा महाबलेश्वर घूम लिया। दिन भर घूमना और रात को एक दूसरे की बाहों में रात काटना चल रहा था। ये पल और 2 दिन दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत तो थी ही, बल्कि इनकी बची खुची दूरियां भी मानो मिट सी गई थी। अविनाश तो अपना बीता हुआ कल मानो भूल ही गया था। इन 2 दिनों में श्रुति का ऐसा जादू उसके सर पर चढ़ा था कि पूछो मत। श्रुति भी तन मन धन से मानो पूरी तरह समर्पित थी अपने जीवन साथी से। बस भगवान से यही दुआ थी कि इनकी जीवन की गृहस्थी जिस पटरी पर चल रही थी वहां कहीं किसी का ब्रेक ना लगे। कहते हैं ना कि जब जिंदगी में सब सही चल रहा हो तो वो भी हमें रास नहीं आता, या हमारी किस्मत में ये लगातार लिखा नहीं होता। बस 2 दिन हुए ही थे एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए इन नवयुगल जोड़े को कि ग्रहण की छाया मानो इनकी ही ताक में थी। दोपहर को दोनों को मुंबई के लिए निकलना ही था और की हुई ढेर सारी शॉपिंग और रोमांटिक यादों को संजोकर श्रुति की पैकिंग ही चल रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। होटल का मैनेजर एक इनविटेशन ले आया था कि किसी बड़े गेस्ट ने आज होटल में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया है, जिसके चलते रिजॉर्ट के सभी को जो ठहरे थे उन्हें आमंत्रित किया गया है। अविनाश ने तो मना कर दिया, पर श्रुति नहीं मानी। उसने झट से अपनी हामी भर होटल मैनेजर को उन दोनों का नाम कंफर्म करने को दे दिया। क्या जरूरत है हाँ कहने की तुम्हें? आज दोपहर को हम निकल जाएंगे घर के लिए। अविनाश ने दरवाजा लगाते हुए टोका। मुफ्त की पार्टी है और खाना पीना फ्री हो तो क्यों ना रुके, घर थोड़े ही भागे जा रहा है। हम कल सुबह निकल जाएंगे घर के लिए, श्रुति ने खुशी से कहा। तुम नहीं सुधरोगी, जहाँ मुफ्त का नाम भी सुना वहाँ ठहर गए और डाल दिया बसेरा। 2 दिन मुफ्त और सेल के चक्कर में मुझे मार्केट में कितना दौड़ाया। एक चीज के लिए 10 दुकानों के चक्कर लगाए। किस लिए? ब्लडी फुल 10 या 20 रुपए बचाने के लिए। जैसे ये पैसे बचाकर टाटा अंबानी को ही पीछे छोड़ देना है तुम्हें। बार्गेनिंग की अहमियत तुम क्या जानो दीपू बाबू। हर औरत और लड़की का ख्वाब है ये नाप तोल कर चीजें लेना। हर लड़की का पहला प्यार है ये बार्गेनिंग करना। 500 की चीज तुम 250 में खरीद लाओ, ये किसी ओलंपिक मेडल जीतने से कम नहीं होता। पहले दुकानदार से भाव करो, फिर उससे झिकझिक और फिर सीधे मुंह टेढ़ा कर निकल लो। पर थोड़ी दूर जा, जब वो आपको आवाज दे तो समझ लो कि बाजी तुमने जीत ली। मजाल है वो उसी दाम पर आपको आपकी मनपसंद चीज न दे। श्रुति मानो प्रवचन दे रही थी अपने पति को। इसीलिए मुझे ये ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा भाती नहीं है। सेल होता है पर वो सुकून नहीं मिलता जब आप सामने वाले को बेमन से आधी कीमत में उस चीज को लेते हो। श्रुति ने कहा। बद्दुआ लगती होगी उन दुकानदारों की तुम जैसी नागिनों को जो मोल भाव करते हैं। जरूरत क्या है गरीबों को लूटने की? अविनाश ने गुस्से से कहा। आहा, उनके मसीहा बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो पहले से ही 4 गुना दाम बोलकर हमें बताते हैं ताकि आगे जाकर इसी कीमत में बेच सके जितना उनका मुनाफा है। कोई गरीब और लाचार नहीं होते। हाय, ये सारी शॉपिंग जो इतनी मेहनत से की है उस पर पानी फेर दिया तुमने। घर चलो, जब मम्मी को बताऊंगी कि जिस मोल भाव में चीजें ली हैं तो कितनी तारीफ करेंगी मेरी। फूली नहीं समाएंगी वो। फूली नहीं समाती है मम्मी। फूल फूल के अब इतनी फूल गई है मम्मी, और अब तुम गुब्बारा बना दो मम्मी को अपनी तारीफों के पुल बांधकर। अपनी ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनो तुम बस। अविनाश ने घूरते हुए कहा। ये उल्लू जैसी आंखों से घूरो मत तुम हमें। नजर लगा दोगे तुम मुझे और मेरी इस सामान पर। हद हो गई भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा मानो। एक तो इन लाट साहब के पैसे बचाओ और चुन चुन कर इनके घर वालों को उनकी मर्जी के अनुसार गिफ्ट्स लो, और ऊपर से इन्हीं की जली कटी भी सुनो। आज की आदर्श नारी हूँ पतिदेव, तुम्हारी ये हरकतें नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ हाँ, सूली पर चढ़ा रखा है ना मैंने तुम्हें, अंगारों पर चलने को कह रहा हूँ तुम्हें। शादी कर तुम्हें जेल में डाल रखा है और उस जेल का जेलर मैं बना बैठा हूँ जैसे। हम अभी निकल रहे हैं, अविनाश ने झट से कहा। नहीं, पार्टी बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, श्रुति ने भी अकड़ से कहा। तुम्हारा बस चले तो मुझे बस करो यार। समझो कि मैंने ये पार्टी दी है तुम्हें, खाना पीना सब फ्री है, ऐश करेंगे हम दोनों।
श्रुति ने प्यार से कहा। हाँ हाँ, तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे भी बिकवा दो, एक पार्टी जो भी मुफ्त में मिले तो। अविनाश ने बाल सवार कहा। बेच तो दूं, पर तुम्हारे जैसे पोंगे को खरीदेगा कौन भला? यहाँ मैं ही हूँ जो तुम्हें 3 महीनों से झेल रही हूँ, वरना और कोई होती तो अब तक टाई हो जाती। टाई? डायन भी कभी टाई होती है भला? ड्रैकुला के खानदान में तुम्हारा जन्म हुआ है जो। श्रुति ने फल वाली छुरी ले ली और अविनाश के ऊपर चढ़ा दी। हिम्मत कैसे हुई मुझे डायन कहने की तुम्हारी? पति हो तो पति की तरह चड्डी में ही रहो, वरना आज अगर तुम मेरे पीहर होते तो न जाने कहाँ होते। श्रुति का अवतार देख फट गई थी अविनाश की, पर उसे ये बिल्कुल जताने नहीं दिया उसने। ये क्या कर रही हो तुम पागल? चाकू है, कट जाएगा। क्या कट जाएगा? बस धमका रहे हैं तुमको और कुछ नहीं। चलो तैयार हो जाएं, ताकि पार्टी में कहीं भीड़ में कुछ मिले या ना मिले। श्रुति का ये अवतार देख क्या मजाल थी अवि की मना करने की। रात को दोनों तैयार हो पार्टी में पहुंचे। काफी जच रहे थे दोनों एक दूसरे को। वेस्टर्न थीम थी और साथ में थोड़ा बॉलीवुड तड़का भी था। काफी कम लोग थे और माहौल अच्छा खासा बना था। कोई नहीं जानता था कि आखिर पार्टी दी किसने है और क्यों दी है। काफी देर इंतजार करने के बाद वो कपल जोड़ा भी आ ही गया जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। तालियों के साथ उन दोनों का स्वागत किया गया। दोनों को जाते हुए चेहरा देख नहीं पाई श्रुति, पर उसे जलन बड़ी हुई। क्या गजब की सुंदर और खूबसूरत लग रही थी वो लड़की, लेकिन पीछे से ही दिख रही थी। इधर अविनाश बाहर ऑफिस का कॉल लेने गया था। उसके आते ही श्रुति ने ताना मारा उसे। देखो उस लड़की को, कितने छोटे कपड़े पहने हैं और कितनी हॉट लग रही है। एक तुम हो जो मुझे ऐसे कपड़े पहना दिए जिसमें मुझे मेरे नाखून तक ना दिख सके किसी को। ये सारे पति ऐसे क्यों होते हैं? गर्लफ्रेंड नंगी घूमे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजाल है कि बीवी के शरीर का एक अंग भी किसी को दिखे। ये वेस्टर्न के नाम पर जो झग्गा मुझे पहनने को कहा, उसमें तो मैं कहीं भी किसी भी एंगल से हॉट नहीं लग रही, उल्टा गर्मी से पसीने से लथपथ हो रही हूँ सो अलग। अविनाश भी उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन पीछे खड़े होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लड़के को उसने देख लिया था, जो उस लड़की के मुकाबले कहीं भी सूट नहीं हो रहा था। ध्यान से देखा जाए तो बस उस लड़के के दांत दिख रहे थे उसके चेहरे पर। जल्द ही मैनेजर ने उनका इंट्रोडक्शन करवाया कि वो लड़का साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्शन करने वाले किसी बड़े आसामी का बेटा है और वहाँ अपनी फियांसे के साथ आए हैं। ये पार्टी तक उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड कम मंगेतर के लिए रखी थी। उनकी मंगनी को 3 महीने हो चुके थे और अब वो शादी करने वाले थे। जब केक लाया गया और दोनों ने मिलकर केक काटा तो दोनों का चेहरा दिख ही नहीं रहा था। श्रुति के चेहरे का रंग ही उड़ गया मानो। देखो दुनिया में लोग अपने मंगेतर से कितना प्यार करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी रखी है वो भी मुफ्त में, और एक तुम हो जो ऐसी पार्टी को मिस करने की बात कर रहे थे। कुछ सीखो इनसे। और एक तुम हो जो मुझे एक भुट्टा नहीं खिला सके। श्रुति को अपने आने वाला दिन याद आया। भूलोगी नहीं ना तुम भी? जब से यहाँ लाया हूँ तब से बस खाए ही तो जा रही हो तुम। पूरा महाबलेश्वर खा चुकी हो और कॉम्प्लीमेंट्री में मेरा दिमाग खाती हो सो अलग। यहाँ चल क्या रहा है और तुम्हें याद भुट्टे की आ रही है? क्यों ना आए, लोग जान दे रहे हैं और तुम भुट्टा नहीं दे सकते। श्रुति पीने के काउंटर पर चली गई और अविनाश दोनों को जो केक काटने ही वाले थे उनकी ओर देखा। अविनाश हक्का बक्का रह गया जो उसने देखा। उसने 2-3 बार अपने चश्मे को साफ कर देखा। इधर श्रुति भी ड्रिंक ले आ ही रही थी कि उसका ध्यान भी स्टेज की ओर गया और भूकंप आना मानो बाकी था। कभी वो अपने ड्रिंक को देखे जा रही थी तो कभी स्टेज पर खड़े प्रेमी युगल को, तो कभी अपने पति अविनाश को। अविनाश का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। गाना बज रहा था। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलकर खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। किस्मत का क्या खेल था। सामने मोनिका केक काट रही थी। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों? मोनिका की एंट्री श्रुति और अविनाश की जिंदगी में क्या उथल पुथल लेकर आने वाली है, ये सब जानने के लिए बने रहे मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ।
आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।